हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे एंड अपनी प्रिपरेशन जो है वो एकदम ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। और ग्रुप डी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए हमारा ये चैनल एग्ज़ाम स्टॉर्म मैथ्स के, जीएस के एंड साइंस के इन तीनों सब्जेक्ट के टॉप क्वेश्चंस आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर रहा है। सो मेक श्योर करिए कि आप लोग वो सीरीज़ भी पूरा का पूरा देखें और कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइए कि आपको हमारी एक्सप्लेनेशन, आपको हमारा ये पढ़ाने का जो तरीका है वो पसंद आ रहा है या नहीं। एंड इसके अलावा आप लोगों को और भी जो चीज़ें जो अपनी प्रिपरेशन में लग रही हैं आपको ऐसी कि जो आपको नहीं मिल पा रही हैं, आप वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं साइंस का टॉप 30 क्वेश्चन। ठीक है, तो वीडियो पसंद आती है तो लाइक करके वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिया है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी जानते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आपकी एग्ज़ाम की बात करूं आरआरबी ग्रुप डी की, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि साइंस का वेटेज क्या है। जितने बच्चे एग्ज़ाम फॉर्म भरे हैं एंड जिनका एग्ज़ाम अगस्त में है वो सभी बच्चे जानते हैं पूरा का पूरा 25 मार्क्स साइंस लेकर बैठा हुआ है, राइट। तो हम साइंस को तो इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो हमें ऐसा कोशिश करना है कि हम साइंस में फुल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आएँ, और अटेम्प्ट ही ना करें बल्कि वो सही भी रहे। तो ये स्ट्रैटेजी हमारी होनी चाहिए। ओके, तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर बोल रहा है क्वेश्चन, जब पादप कोशिकाएं परासरण द्वारा जल खो देती हैं तो उसमें उपस्थित लवक कोशिका भित्ति से दूर सिकुड़ जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? When plant cells lose water by osmosis, the vacuole present in them shrink away from the cell wall. This process is known as। देखो, इस क्वेश्चन में सिंपल सा क्या बोल रहा है कि आपकी एक सेल वॉल है। आप सभी जानते हो प्लांट में सेल वॉल पाया जाता है, ठीक है। एनिमल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। एनिमल्स में जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, जो बाहरी आवरण होता है, वो सेल मेम्ब्रेन होता है, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, और हिंदी में कोशिका झिल्ली जिसे हम बोलते हैं, जो सेमी परमिएबल होती है। अब सेमी परमिएबल मीन्स क्या होता है? ये सिलेक्टिव चीज़ों को ही अपने अंदर लेती है या फिर इन्वायरमेंट में आउट करती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जब पादप कोशिकाएं, ऑब्वियस सी बात है, प्लांट सेल जिसमें कोशिका भित्ति है, सेल वॉल है, तो ये जब परासरण द्वारा जल खो देती हैं ऑस्मोसिस के थ्रू, ठीक है, वाटर लूज कर देती हैं, तो उसमें जो उपस्थित लवक जो होते हैं वो कोशिका भित्ति से दूर सिकुड़ जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, कोई चीज़ में कोई अगर चीज़ है उसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा है तो वो फूली हुई दिखेगी, राइट। और जब उसके अंदर से पानी को निकाल लिया जाएगा तो वो सिकुड़ जाएगी, ठीक है। तो वही बोल रहा है, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? तो इस प्रक्रिया को हम प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो प्लाज्मोलाइसिस जो होता है, जब पादप कोशिका को, प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है, अत्यधिक सांद्र विलयन में, तब कोशिका से जल परासरण मीन्स ऑस्मोसिस द्वारा जल जो होता है वो बाहर निकाल दिया जाता है। और जल के बाहर निकलने के कारण जो कोशिका के अंदर जो द्रव होता है, प्रोटोप्लाज्म जो होता है, और जो रिक्तिका होती है, जो वैक्यूल होती है, वो सिकुड़ जाती है और कोशिका भित्ति से अलग हो जाती है, सेल वॉल से अलग हो जाती है। और इसी पूरी की पूरी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आई होप मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, ठीक है। हर एक लाइन का मतलब भी समझाया कि
प्लांट सेल क्या है, सेल वॉल क्या है, सेल मेम्ब्रेन क्या है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूरॉन के किस भाग में सूचना प्राप्त होती है। देखो, ये नर्वस टिश्यू का क्वेश्चन है। आप सभी जानते हैं न्यूरॉन के बारे में, ठीक है। न्यूरॉन की अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ यहाँ पर, सो कुछ इस टाइप का होता है स्ट्रक्चर इसका। यहाँ से ये जो पूरा का पूरा एरिया होता है ये हमारा एक्सॉन कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर आपके डेंड्राइट्स लगे हुए होते हैं। सारे बच्चे जानते होंगे न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को। ये पूरी की पूरी हमारी सेल की बॉडी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि न्यूरॉन के किस भाग में सूचना प्राप्त होती है, ठीक है। तो न्यूरॉन के डेंड्राइट्स वाले पार्ट में यहाँ से हमें सूचना प्राप्त होती है, ठीक है। इम्पल्स बेसिकली मिलता है। और यहाँ वन सेकेंड मैं ब्लैक कलर से आपको दिखाती हूँ। इस पार्ट में डेंड्राइट, ये वाला पार्ट डेंड्राइट्स है और यहीं से हमें सूचना मिलती है। और ये सूचना पूरा सेल बॉडी से होते हुए, एक्सॉन से होते हुए पूरा सेल के आखिरी तक जाता है, ठीक है। नर्व एंडिंग तक जाता है और दूसरे न्यूरॉन के फिर डेंड्राइट्स इसे कैच कर लेते हैं, ठीक है। बेसिक है, आप सब जानते होंगे। डेंड्राइट जो होती है वो न्यूरॉन की शाखानुमा संरचना होती है, ठीक है। शाखानुमा संरचना होती है जो अन्य न्यूरॉन या संवेदी अंगों से संकेत इम्पल्स प्राप्त करती है और उन्हें कोशिका पिंड तक पहुंचाती है, ठीक है। याद रखिएगा, सेल बॉडी भी होता है न्यूरॉन में, नर्व एंडिंग भी होती है, एक्सॉन भी होता है, लेकिन जो भाग सबसे पहले सूचना प्राप्त करता है वो और कोई नहीं बल्कि डेंड्राइट्स होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यूज़ है, मेरिस्टेमेटिक ऊतक जो है वो पौधों की वृद्धि में योगदान देता है, क्योंकि, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ कंट्रीब्यूट टू प्लांट ग्रोथ बिकॉज, ओके। सो अगर मैं बात करूँ प्लांट टिश्यूज़ के बारे में, तो कितने बच्चे जानते हैं प्लांट टिश्यूज़ के बारे में? कितने बच्चे जानते हैं? अगर मैं डिटेल में अगर आपको बताऊँ तो आप बता सकते हैं प्लांट टिश्यूज़ के बारे में? अब बहुत बच्चे बोलेंगे मैम टिश्यू क्या है, राइट। तो देखो, टिश्यू जो होती है ना, बेसिकली सेल का एक कॉम्प्लेक्स वर्जन होती है। सेल से मिलकर टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज़ से मिलकर ऑर्गन बनते हैं, एंड ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनता है, जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। तो ये चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए। देखो, अब मैं बात करती हूँ प्लांट टिश्यूज़ के बारे में। तो प्लांट टिश्यूज़ जो होते हैं वो बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा टाइप होता है मैम? तो पहला होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब मेरिस्टेमेटिक क्या है? तो मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यूज़ विभाजित हो जाते हैं, विभाज्योतक होते हैं, ठीक है। और एक होते हैं हमारे परमानेंट टिश्यू जो डिवाइड नहीं होते हैं, परमानेंट टिश्यू, ठीक है। अब परमानेंट टिश्यू फर्दर 2 टाइप्स में क्लासीफाई हो जाता है। वो कौन कौन सा 2 टाइप है? पहला होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। आपके सिंपल परमानेंट टिश्यू में ही आ जाते हैं स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, जो आप पढ़ते हो, पेरेन्काइमा, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के बारे में बोला है जो विभाज्योतक होते हैं। यहाँ पर आप क्वेश्चन देखिए, मेरिस्टेमेटिक ऊतक पौधों की वृद्धि में योगदान देता है क्योंकि, ठीक है, क्योंकि इसकी कोशिका जीवन भर निरंतर विभाजित होती है। मैंने आपको बताया कि ये विभाज्योतक होता है, डिवाइड हो रहा होता है कॉन्टिन्यूअसली थ्रू आउट देयर लाइफ, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? ओके। और ये पौधों की लंबाई और मोटाई में वृद्धि करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रोकैरियोटिक कोशिका की विशेषताओं से संबंधित सही कथन का चयन करिए। सर्व द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल। ओके, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल आपको पता होगा।
ओके तो अगर मैं बात करूँ प्रोकैरियोटिक सेल की, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में जैसे बैक्टीरियाज आ जाएंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी आ जाएगी, माइकोप्लाज्मा आ जाएगा, ठीक है, माइकोप्लाज्मा। इसके अलावा पीपीएलओ आ जाएगा, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे आ जाएंगे, ठीक है। प्रोकैरियोटिक जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जनरली स्मॉल होते हैं और बहुत ज़्यादा मोर रैपिडली ये मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स के कंपैरिजन में, ठीक है। तो आई होप ये आप प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में जानते होंगे। तो यहाँ पर इन 4 ऑप्शंस में से हमें करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें बोल रहा है कि इसमें एक से अधिक गुणसूत्र होते हैं, इट हैज़ मोर देन 1 क्रोमोसोम। नहीं यार, नहीं होते हैं। सेकेंड ऑप्शन है इसमें केवल एक गुणसूत्र होता है, तो हाँ, इसमें ओनली 1 क्रोमोसोम होता है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में, प्रोकैरियोटिक सेल्स में। नंबर थर्ड बोल रहा है केंद्रक क्षेत्र सुगठित है और झिल्लीबद्ध कोशिकांग है, द न्यूक्लियर रीजन इज वेल ऑर्गेनाइज। नहीं, न्यूक्लियर रीजन वेल ऑर्गेनाइज्ड यूकैरियोटिक सेल्स का होता है। एंड एज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, नहीं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज यूकैरियोटिक में होते हैं, यहाँ पर मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेली प्रेजेंट होते हैं, जैसे राइबोसोम हालांकि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में होता है, ठीक है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। और लास्ट बोल रहे हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रेजेंट होता है, तो नहीं, ये यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली कहने का क्या मतलब है? मतलब एक ऐसा ऑर्गन जो जिसके ऊपर लेयरिंग है, ठीक है, एक ऐसा ऑर्गन जिसके ऊपर मेम्ब्रेन है, आवरण है, जो उसको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, ठीक है, जैसे गोल्जी बॉडी हुई, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम हुआ, जो यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होती है, प्रोकैरियोट्स में नहीं प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि इसमें केवल एक क्रोमोसोम ही होता है, ठीक है, एक से अधिक गुणसूत्र नहीं प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा कोशिकांग जिम्मेदार है? प्रकाश संश्लेषण आप सभी जानते हैं, जिसे हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। सारे बच्चे प्राइमरी से ही, मतलब बहुत बच्चों वाली क्लास से ही पढ़ते आ रहे प्रकाश संश्लेषण के बारे में। तो क्या ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है? नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया में तो नहीं होता है। क्या ये ल्यूकोप्लास्ट में होता है? तो नहीं, ल्यूकोप्लास्ट में भी नहीं होता, क्रोमोप्लास्ट में भी नहीं होता, ये क्लोरोप्लास्ट में होता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और ये क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के लिए लाभदायक होता है, जिम्मेदार फैक्टर होता है, ठीक है। सारे बच्चे जानते हैं क्लोरोफिल होता है नामक हरा वर्णक पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके भोजन निर्माण की प्रक्रिया अर्थात प्रकाश संश्लेषण को संपन्न करता है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेटिना में मौजूद कौन सी कोशिकाएं तेज और सामान्य प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती हैं तथा रंग संवेदना प्रदान करती हैं? विच सेल प्रेजेंट इन द रेटिना आर सेंसिटिव टू ब्राइट एंड नॉर्मल लाइट एंड प्रोवाइड कलर सेंसेशन, ठीक है। सो हम सभी जानते हैं हमारी आँख, ह्यूमन आई जो होती है, उसमें रेटिना प्रेजेंट होता है, ओके। हमें ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि रेटिना क्या है, आप सब जानते हो ह्यूमन आई में रेटिना प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि ऐसी कौन सी कोशिकाएं हैं रेटिना में, ठीक है, जो तेज और सामान्य प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती हैं। जब हमारी आंखों के ऊपर कोई टॉर्च जलाता है तो हमारी आंखें अचानक से बंद हो जाती हैं, या फिर हम जब सूरज को देखते हैं तो हम प्रॉपर सूरज को नहीं देख पाते हैं, हमारा आँख जो होता है वो बंद हो जाता है। तो ऐसा क्या है रेटिना में, ऐसी कौन सी सेल प्रेजेंट है, ठीक है। तो हमें वो फाइंड आउट करना है और ये बताना है कि रंग संवेदना प्रदान करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसके करेक्ट ऑप्शन की, तो यहाँ पर हो जाएगा शंकु या शंकु की आकार की कोशिकाएं, कोन शेप्ड सेल्स। देखो, शंकु कोशिकाएं जो होती हैं वो रंगों को पहचानने में और तेज प्रकाश में देखने में हमें हेल्पफुल होती हैं, ठीक है। जबकि रॉड कोशिकाएं जो होती हैं, रॉड शेप्ड सेल्स जो होते हैं, छड़ या रॉड आकार की कोशिकाएं, वो कम प्रकाश में देखने में मदद करती हैं। फॉर एग्जांपल, आपके रूम में लाइट कम है, ठीक है, लेकिन फिर भी हमें कुछ चीज़ देखना होता है तो हम आँखों को एकदम
बड़ा से करके ऐसे गड़ा कर देखते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे रॉड शेप सेल्स जो होती हैं रेटिना में वो काम आती हैं। लेकिन यहाँ पर तो बोल रहा है कि तेज और सामान्य प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है, मीन्स एक बहुत ज़्यादा लाइट आ रहा है, हमारा आँख अचानक से बंद हो जाएगा, तो उस टाइम पे कोन शेप्ड सेल्स जो होती हैं वो हेल्प कर रही होती हैं और रंग संवेदना प्रदान करती हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक में कुंडिकाएं सिस्टर्ने होती हैं और लयनकाय के निर्माण में शामिल होती हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं ये बता दूँ, मैं जितने भी आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ वो टॉप क्वेश्चन है, ठीक है, टॉप क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने सारे रेलवे के एग्ज़ाम को एनालाइज करके बनाया है आप सभी के लिए, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको ये सीरीज़ बहुत हेल्प करेगी, आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। पीवाईक्यू को एनालाइज करके और जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकते थे मैंने वो सारे क्वेश्चंस इस सीरीज़ के थ्रू आपको करवा रही हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग भी अपना प्यार दिखाइए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सारे दोस्तों के पास पहुँचाइए, ठीक है, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ओके, तो यहाँ पर बोल रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक में कुंडिकाएं सिस्टर्ने होती हैं, सिस्टर्ने और लयनकाय के निर्माण में शामिल होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनली हैज सिस्टर्ने एंड इज इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम, ठीक है। तो देख लो, मतलब सिस्टर्ने की अगर बात करें ना तो सिस्टर्ने हमेशा और हमेशा गोल्जी एपरेटस में होता है सिस्टर्ने। और क्रिस्टे की अगर मैं बात करूं, क्रिस्टे जो बच्चे सेल जो चैप्टर है क्लास 11th में बहुत डिटेल में दिया गया है सेल चैप्टर के बारे में, तो वो पढ़े होंगे, तो कन्फ्यूज़न हो जाती है सिस्टर्ने एंड क्रिस्टे में। क्रिस्टे जो होता है ना वो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो एटीपी प्रोड्यूस कर रही होती है, ठीक है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल होती है, आप सभी जानते होंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर फोल्डिंग जो होती है ना, माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर फोल्डिंग होता है, अब ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, तो ये जो इनर स्ट्रक्चर है ये होती है हमारी क्रिस्टे। लेकिन यहाँ पर तो पूछा है सिस्टर्ने के बारे में, तो सिस्टर्ने हमेशा हमेशा गोल्जी बॉडी, गोल्जी एपरेटस में दिखाई देती है, आप केवल इसी से मार्क कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर मैं बता देती हूँ कि सिस्टर्ने होती है और लयनकाय की निर्माण लाइजोसोम के फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं, तो वो हमारी गोल्जी बॉडी होती हैं, ठीक है। गोल्जी बॉडी जो होती है वो बेसिकली झिल्लीदार थैलियो सिस्टर्ने से मिलकर बनती हैं और ये कोशिका में पदार्थों के संशोधन, पैकेजिंग और स्राव का कार्य करती है और लाइजोसोम के निर्माण में भाग लेती है। बाकी ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट ये तो नहीं होगा, ठीक है। एंड माइटोकॉन्ड्रिया में तो क्रिस्टे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं आपको बता दी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशियों का वह भाग जो संकुचन पैदा करता है वह कौन सा भाग है? द पार्ट ऑफ मसल्स दैट प्रोड्यूस कॉन्ट्रैक्शन। ओके, कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर बोल रहा है, ठीक है। तो आप सभी जानते हो एक होता है एक्टिन एंड एक होता है मायोसिन। आप दो ये चीज़ें जानते हो। देखो बेसिकली क्या होता है, एक्टिन एंड मायोसिन की मैं बात करूं तो हमारा जो मसल्स होते हैं ना, हमारे जो मसल्स होते हैं तो वो ना पैरेलली अरेंज्ड होते हैं बहुत सारे फिलामेंट्स में, ठीक है, सार्कोप्लाज्म जैसे हम बोलते हैं उसमें, और यही बेसिकली हमारा कहलाता है मायोफिलामेंट और मायोफिब्रिल, ठीक है। तो जो मायोफिब्रिल होता है वो ऑल्टरनेट, एक डार्क बैंड होगा और एक लाइट बैंड होगा, एक डार्क बैंड होगा एक लाइट बैंड होगा, तो ऐसे प्रेजेंट होते हैं, एक डार्क में एक लाइट में ऑल्टरनेटली, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ एक्टिन एंड मायोसिन की, तो ये बेसिकली एक प्रोटीन होता है, ठीक है। जो लाइट बैंड होते हैं ना वो कंटेन करते हैं एक्टिन प्रोटीन को, ठीक है। जैसे ये लाइट बैंड है तो ये एक्टिन प्रोटीन कंटेन करेगा, ठीक है, जिसे हम आई बैंड भी बोलेंगे या फिर आइसोट्रोपिक बैंड भी बोलेंगे। अगर आपने
क्लास 11th का ही ये चैप्टर है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, वो पढ़ा होगा तो आपको ईजिली अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा ये सारी चीज़ें। और वहीं अगर मैं बात करूँ डार्क बैंड की, तो डार्क बैंड को हम लोग एन आइसोट्रोपिक बैंड बोलते हैं या फिर ए बैंड बोलते हैं, जो मायोसिन प्रोटीन को कंटेन किया हुआ रहता है। ठीक है, तो बेसिकली ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, मांसपेशियों के संकुचन में एक्टिन और मायोसिन दोनों प्रोटीन भाग लेते हैं। ठीक है, अगर एक्टिन की बात करो तो ये संकुचन उत्पन्न करने वाला पहला तंतु होता है, पतला तंतु होता है, थिन फिलामेंट होता है, जबकि मायोसिन जो होते हैं वो मोटे तंतु के रूप में काम करते हैं। ठीक है, एंड मायोसिन से याद रखना डार्क बैंड होता है मायोसिन, और एक्टिन जो होता है वो लाइट बैंड होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइसोसोम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। लाइसोसोम जिसे हम सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, आत्मघाती थैली। ठीक है, बेसिकली क्या करता है लाइसोसोम, जो भी आपके पास पाचक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, लाइसोसोम झिल्ली से घिरी छोटी थैली होती है जिसमें शक्तिशाली पाचक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जो भी पुराने डेड सेल हैं, ठीक है, पुरानी मृत कोशिकाओं का ये पाचन डाइजेस्ट कर जाता है। ठीक है, इसीलिए हम इसे सुसाइडल बैग बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, लाइसोसोम में बहुत ज़्यादा डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एंड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे जितने भी डेड सेल्स हैं या फिर जो सेल्स काम के नहीं हैं उसे ये इंगल्फ मीन्स डाइजेस्ट कर जाता है। दैट्स वाई हम लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, हिंदी में आत्मघाती थैली भी बोलते हैं। ओके, वैसे लाइसोसोम यहाँ पर डी ऑप्शन है कि लाइसोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है, आप सभी को पता होगा, राइबोसोम करता है। ठीक है, सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए क्योंकि सेल एक ऐसा यूनिट है, एक ऐसा चैप्टर है जिसे हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है और अच्छे खासे अमाउंट में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इसे हम इस चैप्टर को मिस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रक को कोशिका द्रव्य से किसके द्वारा अलग किया जाता है। द न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय, देखो केंद्रक जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं। ओके, ये न्यूक्लियस हमने बना दिया एंड ये पूरा का पूरा सेल है। ठीक है, तो न्यूक्लियस बना दिया, जाहिर सी बात है ये कोशिका द्रव्य है, साइटोप्लाज्म जिसे हम बोलते हैं। कोशिका के ये पूरा का पूरा सेल है, कोशिका है, उसके अंदर जो प्रेजेंट होते हैं द्रव्य उसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्लियर है इतना, और इसके अंदर हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि केंद्रक को कोशिका द्रव्य से, मीन्स ये केंद्रक है और ये कोशिका द्रव्य है, तो उसे कौन अलग कर रहा है, तो ये लेयर कर रही है, और ये लेयर कौन है, जाहिर सी बात है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, नाभिकीय झिल्ली होगी। ठीक है, ये कोशिकीय झिल्ली है, सेल मेम्ब्रेन है जो सेल को आउटर इन्वायरमेंट से अलग कर रही है, और ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है। तो यहाँ कनेक्शन इन दोनों का पूछा है, तो यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो जाएगा। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें झिल्ली से बंधे कोशिकांग नहीं होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। मैंने आपको बताया प्रोकैरियोट्स, ठीक है, प्रोकैरियोट्स जिसे हम शॉर्ट में PK लिखते हैं एंड यूकैरियोट्स को EK लिखते हैं। ठीक है, यूकैरियोट्स जिसे हम EK लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया था प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं होते हैं, मेम्ब्रेन लेस होते हैं। ठीक है, मैंने तो आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, तो वहीं क्वेश्चन पूछा है, प्रोकैरियोट्स इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं, जस्ट लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम। ठीक है, ये सारी चीज़ें। ओके, अगर मैं यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करूँ तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी बॉडी होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। प्रोकैरियोट्स यहाँ पे नहीं हो जाएगा, यहाँ पर यूकैरियोटिक होगा, गलत एक्सप्लेनेशन यहाँ पर लिख दिया हुआ है। ठीक है, हाँ देखो सही लिखा है यहाँ पर, प्रोकैरियोट्स में ये सारी चीज़ें नहीं पाए जाते हैं, यूकैरियोट्स में ये सारी चीज़ें पाए जाते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12।
देखो एक डिटेल में एक्सप्लेनेशन हो रहा है तो वीडियो की लेंथ जो है वो लंबी होगी, ठीक है। तो अब आप बताना कि मैं एक्सप्लेनेशन आपको कम बताऊं या फिर इतनी लॉन्ग वीडियो चलेगी आपके लिए, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में टाइम लग जाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक कोशिका की विशेषताओं से संबंधित सही कथन का चयन कीजिए, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल। ओके, प्रोकैरियोटिक सेल इतना बार हमने पढ़ा, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसके अलावा इसमें सिंगल क्रोमोजोम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ही है इसका करेक्ट ऑप्शन, इसमें सिंगल क्रोमोजोम प्रेजेंट होता है, ठीक है। झिल्ली से बंधे कोशिकांग उपस्थित यूकैरियोट्स में होते हैं, प्रोकैरियोट्स में नहीं होते हैं। एक से अधिक गुणसूत्र यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोट्स में नहीं पाए जाते। नाभिकीय क्षेत्र सुव्यवस्थित और नाभिकीय झिल्ली से घिरा यूकैरियोट्स में होता है, न कि प्रोकैरियोट्स में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सरल उपकला किस में प्रेजेंट होती है? सिंपल एपिथीलियम। देखो यहाँ पर अब ह्यूमन में, ठीक है, बेसिकली उसके टिश्यूज से क्वेश्चन पूछा गया। एपिथेलियल क्या है? एक टिश्यू है। आप सभी जानते हैं ह्यूमन में जो टिश्यूज होता है वो 4 टाइप का होता है। ह्यूमन में जो टिश्यूज प्रेजेंट होती है वो 4 टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्क्यूलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। क्लियर है? अब एपिथेलियल में ही सिंपल एपिथेलियम आ गया, कंपाउंड एपिथेलियम आ गया, ठीक है। तो वही पूछा है यहाँ पर कि सिंपल एपिथेलियम जो होती है, सरल उपकला जो होती है वो कैसी होती है। यहाँ पर ऑप्शन में हमें बताना है कि ये बोल रहा है कि 2 कोशिका जितनी मोटी होती है, तो नहीं। विकल्पों में से सभी ऑल ऑफ द ऑप्शन, अभी तो हमने पढ़ा ही नहीं है, ये तो गलत हो गया, तो ये भी तो नहीं ही होगा। नेक्स्ट है 1 कोशिका जितनी मोटी होती है, तो हाँ 1 कोशिका जितनी मोटी होती है, 2 कोशिका जितनी मोटी नहीं होती है, ठीक है। और 2 से 3 कोशिका जितनी मोटी होती है, तो नहीं, केवल 1 कोशिका जितनी मोटी होती है। सिंपल एपिथेलियम केवल 1 परत वाली कोशिका होती है जिसका मुख्य काम क्या होता है? अवशोषण करना, स्राव करना, पदार्थों का आदान प्रदान करना, ठीक है, एब्जॉर्प्शन करना, सिक्रीशन करना एंड पदार्थों के आदान प्रदान में ये हमारी मदद कर रही होती हैं सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से झिल्लीबद्ध थैली पाचन एंजाइमों से भरी होती है? झिल्लीबद्ध थैली मीन्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, ठीक है। झिल्लीबद्ध मतलब जो झिल्ली से बंधा हुआ है, मतलब मेम्ब्रेन बाउंड है, तो जाहिर सी बात है प्रोकैरियोट्स में नहीं होगा, यूकैरियोट्स में होगा। देखो मैं आपको ऐसे लिंक करवा रही हूँ सारी चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि इसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो हमने अभी पढ़ा था ना कि लाइसोसोम में डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, पाचन एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जो जितने भी डेड ऑर्गेनिज्म है, डेड सेल हैं, उसे ये पूरा का पूरा डाइजेस्ट कर जाता है। और इसीलिए हम लोग लाइसोसोम को क्या बोलते थे? सुसाइडल बैग बोलते थे, आत्मघाती थैली बोलते थे, ठीक है। तो डाइजेस्टिव एंजाइम किसके पास प्रेजेंट होगा? लाइसोसोम के पास प्रेजेंट होगा। गोल्जी बॉडी के पास नहीं होता, वैक्यूल्स के पास प्रेजेंट नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया के पास प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए को सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ क्या बनाता है? व्हाट मेक्स डीएनए द मोस्ट अबंडेंट जेनेटिक मटेरियल? देखो, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट डीएनए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप फुल फॉर्म जानते हैं डीएनए का? डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डीएनए का फुल फॉर्म होता है। डीएनए एक ऐसा आनुवंशिक पदार्थ है जो हमारे पेरेंट्स से हम में आता है, ठीक है। आनुवंशिकी जिसे हम बोल रहे होते हैं, इनहेरिटेंस, हमारे पिछले जनरेशन से हमारे जनरेशन में, हमारे जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जो चीज़ें प्रेजेंट पास आउट होती हैं, वो डीएनए जिसमें जीन्स प्रेजेंट होते हैं उसके थ्रू ही होता है, ठीक है। वही यहाँ पर क्वेश्चन बोला है कि डीएनए को सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला आनुवंशिकी पदार्थ क्या बनाता है? तो ये इसकी स्थिर द्विकुंडली संरचना, स्टेबल डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, ये बनाता है, ठीक है। इसके पास म्यूटेशन रेट हाई होता है,
म्यूटेशन रेट, म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन वो हो गया चेंजेस आ जाना, ठीक है। तो हाई तो नहीं होता है, क्योंकि हाँ थोड़ा बहुत अलग होते हैं हम अपने पेरेंट्स से, लेकिन ज़्यादा अलग तो नहीं होते हैं, राइट। इसके अलावा नंबर थर्ड बोले प्रोटीन के साथ ये अंतःक्रिया कर लेता है, इंटरेक्शन कर लेता है प्रोटीन से। नहीं, अगर ऐसा करता तो आदमी कहाँ से कहाँ, क्या से क्या बन जाता। और ये एंजाइमेटिक रोल्स में भी मदद करते तो नहीं, ठीक है। तो ये एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है हमारी डीएनए की। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ तो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है हमारी डीएनए की। अच्छे से थोड़ा नहीं बना, लेकिन आप मैनेज कर लेना, ओके। सो ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है हमारी डीएनए की। इसके अलावा डीएनए का फुल फॉर्म एंड डीएनए क्या है, मैंने आपको सारी जानकारी दी है, ठीक है। डीएनए यहाँ पर आप यहाँ देख सकते हो, आनुवांशिक सूचना लंबे समय तक बिना किसी परिवर्तन के सुरक्षित रहती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ हमारा, अग्नाशय की आइलेट कोशिकाओं में, ठीक है, आइसलेट सेल्स जिसे हम बोलते हैं, उनमें कौन सी कोशिका उस हार्मोन का स्राव करती हैं जो मुख्य रूप से रक्त शर्करा स्तर को बढ़ाता है, ठीक है। अग्नाशय जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पैनक्रियाज, ठीक है। तो विच सेल टाइप इन द आइसलेट सेल्स ऑफ द पैनक्रियाज secretes the hormone that primarily raises blood sugar level? देखो, इफ़ हम टॉकिंग अबाउट पैनक्रियाज अग्नाशय, तो ये अग्नाशय जो होती है ना, वो एक मिक्स्ड ग्लैंड होती है। मिक्स्ड ग्लैंड मीन्स मिश्रित ग्रंथि। अब मिश्रित ग्रंथि क्या है? जो इंडोक्राइन भी है, एक्सोक्राइन भी है, अंतःस्रावी भी है और बहिस्रावी भी है। अंतःस्रावी इंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं? जो हार्मोन्स को सिक्रीट कर रही होती हैं, ठीक है, हार्मोन्स को सिक्रीट कर रही होती है, डक्टलेस होती हैं। वहीं पे अगर मैं बात करूँ एक्सोक्राइन की, तो वो एंजाइम्स को सिक्रीट कर रही होती है। तो यहाँ पर हमारी पूरी बॉडी में, ह्यूमन में, पैनक्रियाज ही एक ऐसा ग्लैंड है जो इंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारी बॉडी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो हमें ये जानना मतलब पूरा 100% नेसेसरी ही होगा। तो ये एक मिक्स्ड ग्लैंड है, ठीक है, एंडोक्राइन भी है, एक्सोक्राइन भी है। इसके पास जो सेल्स होती हैं वो आइसलेट सेल्स होती हैं, ठीक है। अब ये आइसलेट सेल्स जो होती है ना, वो 2 टाइप की होती है, एक होती है अल्फ़ा, एक होती है बीटा। जो अल्फ़ा सेल्स होती है ना, बेसिकली ये इंसुलिन को सिक्रीट कर रही होती है, ठीक है। जो हमारे ब्लड में शुगर लेवल जो होता है वो इंक्रीज कर रहा होता है ना, तो वो यही अल्फ़ा सेल्स कर रही होती है, अल्फ़ा कोशिकाएं कर रही होती हैं, ठीक है। और बीटा सेल्स जो होती हैं वो डिक्रीज कर रही होती हैं ब्लड के शुगर लेवल को। बोलते हैं ना बीपी हाई हो गया हमारा, किस वजह से? इसी अल्फ़ा सेल्स की वजह से। और अल्फ़ा सेल्स जो बेसिकली आइसलेट्स ऑफ सेल है। अब आइसलेट्स ऑफ सेल्स किसका है? पैनक्रियाज का है, अग्नाशय का है। क्लियर है? बेसिकली अग्नाशय की जो अल्फ़ा कोशिकाएं होती हैं वो ग्लूकागॉन हार्मोन स्रावित करती हैं जो यकृत में संचित ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलकर रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ा देती हैं, ठीक है। यकृत मीन्स लिवर में जो स्टोर हो रही होती है हमारी ग्लाइकोजन, उसको ग्लूकोज में परिवर्तित करके और रक्त में शर्करा जो शुगर लेवल है उसको बढ़ा देती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना रूक्ष अंतर्द्रवी जलिका जैसे RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बोलते हैं? क्या बोलते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। क्लियर है? अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या है? बेसिकली ये एक ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, एक ऐसा अंतर्द्रवी जालिका है जिसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अब राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे तो ये इसकी जो सरफेस होती है वो रफ हो जाती है, खुरदुरी हो जाती है, ठीक है। और अब राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन का सिंथेसिस करना, प्रोटीन का संश्लेषण करना। तो जाहिर सी बात है ये भी थोड़ा बहुत प्रोटीन बना लेगा ना, क्योंकि इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट है इस अंतर्द्रवी जालिका में, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचना रूक्ष अंतर्द्रवी जालिका
रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर उपस्थित होती हैं। ठीक है, तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो राइबोसोम ही होगा। यहाँ पर इंग्लिश में मैं बता देती हूँ, विच स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली 2 टाइप्स का हो जाता है, एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे हम SER बोलते हैं, इसमें राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होगा, और एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, जो प्रोटीन के संश्लेषण में भी हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय अंगक कोशिका की आकृति बनाए रखने और संरचनात्मक सहायता प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होता है? विच सेल्युलर ऑर्गेनेली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग सेल शेप एंड प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरल सपोर्ट? ओके, सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? साइटोस्केलेटन। आप सभी जानते होंगे साइटोस्केलेटन को। ठीक है, साइटोस्केलेटन जो होता है वो सूक्ष्म नलिका माइक्रोट्यूब्यूल्स और तंतुओं का एक ऐसा जटिल जाल होता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, जो कोशिका को एक मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, बाकी ऑप्शंस न्यूक्लियस नहीं करता है, गोल्जी apparatus नहीं करेगा, पेरोक्सिसोम्स नहीं करेगा, यहाँ पर साइटोस्केलेटन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम क्रिया के प्रेरित फिट मॉडल के अनुसार, जैसे प्रेरित फिट मॉडल, देखो मतलब टोटली चेंजेस यहाँ पर हो जाता है इंग्लिश मीडियम में और हिंदी मीडियम में। ठीक है, तो प्रेरित फिट मॉडल का इंग्लिश देखो यहाँ पर इंड्यूस फिट मॉडल है। ठीक है, तो बेसिकली मैंने अपना 11th-12th इंग्लिश में कंप्लीट करा है, तो यहाँ पर मैं अभी कंफ्यूज हो गई थी ये प्रेरित फिट मॉडल कौन सा है, तो अभी देखा तो ये इंड्यूस फिट मॉडल ही है बेसिकली। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा आप लोग भी। एंजाइम क्रिया के प्रेरित फिट मॉडल के अनुसार क्रियाधार बंधन क्या कहलाता है? ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इंड्यूस फिट मॉडल ऑफ द एंजाइम एक्शन, सबस्ट्रेट बाइंडिंग, किससे बाइंड करता है? हमारा सबस्ट्रेट। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक संरूपण परिवर्तन को प्रेरित करता है जो सक्रिय स्थल को उत्प्रेरण के लिए अनुकूलित करता है। बेसिकली इंड्यूस फिट मॉडल के अनुसार जो सबस्ट्रेट होता है, ठीक है, वो एंजाइम की एक्टिव साइट के संपर्क में जाता है, एक्टिव साइट, और वो एंजाइम की संरचना में एक अनुकूल परिवर्तन लाता है जिससे उत्प्रेरण प्रक्रिया जो है वो सटीक हो जाती है और तीव्र हो जाती है। ठीक है, तो ये बेसिकली इसके पीछे का एक अलग कॉन्सेप्ट है। अगर मैं वो कॉन्सेप्ट डिस्कस करूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं अनदर वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन जो है वो है यहाँ पर स्यूडोपोडिया का अच्छा वर्णन क्या है? विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्ड स्यूडोपोडिया? देखो स्यूडोपोडिया ना बेसिकली कोशिका झिल्ली जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है उसका एक क्या बोलूँ, एक उभार है बेसिकली। ठीक है, अस्थायी उभार, स्थायी नहीं होता है, अस्थायी होता है, जिसका उपयोग गति और भोजन ग्रहण, फॉर एग्जाम्पल ये अमीबा है। ठीक है, अब ये अमीबा को ये फूड का एक पार्टिकल, अब इसे ये खाना है, तो बेसिकली ये अमीबा अपना स्ट्रक्चर बदल देता है। ये क्या बनाता है? अपना स्ट्रक्चर इसे खाने के लिए इस टाइप का। ठीक है, तो ये चीज़ जो हो गई ना, यही चीज़ स्यूडोपोडिया कहलाती है। तो ये गति के लिए और भोजन ग्रहण करने में मदद करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। श्वसन में नहीं हेल्प करता है यार, गति में तो चलो कर भी दिया, श्वसन में नहीं करेगा, ऊर्जा उत्पन्न नहीं करेगा, यांत्रिक सहायता देने वाली कठोर संरचनाएं नहीं होती हैं। ये बेसिकली गति के लिए होती है और भोजन ग्रहण करने के लिए होती है। ठीक है, अमीबा में हम देख सकते हैं, अमीबा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, एक कोशिकीय जीव है जो स्यूडोपोडिया के जरिए ये अपना भोजन ग्रहण करता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, यही 40 मिनट की हो गई। ठीक है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि हमारी एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी। ठीक है, और ये भी बताइएगा कि आगे की जो वीडियोस हम आपके लिए साइंस के बनाएंगे इतना एक्सप्लेनेशन रखेंगे कि नहीं, या फिर आपको क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर बता देंगे, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में टाइम लग रहा है। ठीक है,
तो चलिए आपको ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप लोग वहाँ से ले लीजिएगा। एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा हमारा एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया या नहीं, और ये वीडियो आपको पसंद आई कि नहीं आई, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बहुत धमाकेदार सेशन के साथ। टिल देन बाय बाय, पढ़ाई करते रहिए।